हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं अपूर्वा और हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने डिस्कस किया था कि आयंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने कैटायन और एनायन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मेटल और नॉन मेटल पे क्या क्या चार्जेस होते हैं उसकी पूरी हमने टेबल पढ़ी थी, राइट। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमें कोई भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको वो टेबल का याद होना ज़रूरी है। अगर वो टेबल आपको लर्न है तो आप कोई भी केमिकल फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है द चार्ज और द वैलेंसी ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस, कि जो भी हम आयंस के ऊपर चार्ज लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था सोडियम पे क्या होता है +1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पोटेशियम पे देखा कितना होता है +1, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। तो ये सारे चार्जेस क्या होने चाहिए बच्चों, बैलेंस्ड होने चाहिए। अब इसके बाद में एक नई टर्म आती है आपके सामने, वो है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम कितने एटम से कंबाइन होगा, एक और एटम से कंबाइन होकर ये क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1। अब बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी एक से ही और कंबाइन हो सकता है और क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ये दो और एटम से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों 1 है। तो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, या फिर हाउ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से कंबाइन होता है उसे भी क्या बोलते हैं बच्चों, हम वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एक एन एक और दूसरे एटम या फिर एलिमेंट से ही कंबाइन होगा, इसलिए वैलेंसी 1 बोली। ऑक्सीजन 2 से ही कंबाइन होगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। आइए बच्चों हम सेकेंड रूल के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड रूल होता है कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट हो, क्या क्या प्रेजेंट हो, एक तो मेटल और एक और क्या हो, नॉन मेटल। मेटल का मतलब एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल का मतलब होता है एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब भी आप उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट हो, तो आप क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, मेटल को, सेकंड किसको लिखेंगे, नॉन मेटल को। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखती हूँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों NaCl, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, Na पे चार्ज कितना होता है हमेशा +1 और Cl पे होता है आपका -1। तो पहले हम किसको लिख रहे हैं, जिसपे कि प्लस चार्ज है, तो पहले लिख दिया हमने सोडियम और उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाला वो क्या है यहाँ पर क्लोरीन, तो Cl-। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया बच्चों मैंने यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम एक मेटल है तो इसके सिंबल में पहले आता है C और फिर ऑक्साइड, तो क्या आ जाता है O आ जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी मैं कोई कंपाउंड का फॉर्मूला लिखूंगी तो पहले मेटल को लिखना है, उसके बाद में किसको लिखना है बच्चों, नॉन मेटल को लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है अपना, इन अ कंपाउंड विद अ पॉली एटॉमिक आयन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पॉली एटॉमिक आयन मतलब क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन्स बोलते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो भी पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं, जब भी आप उनको लिखेंगे तो हमें जो भी आयन है उसको एक ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ कैल्शियम नाइट्रेट, किसकी बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखो कैल्शियम और नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला हमने देखा है कितना होता है NO3-1। तो कैल्शियम नाइट्रेट का पूरा फॉर्मूला होता है अपना ये। तो हम क्या देखेंगे, नाइट्रेट यहाँ पर एक पॉली एटॉमिक आयन है। क्या है बच्चों, नाइट्रेट एक पॉली एटॉमिक आयन। तो जब यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो क्या लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। यही हमारे थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि जब भी आप किसी पॉली एटॉमिक आयन को लिख रहे हो तो उसको किस में क्लोज कर दो, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और जो भी नंबर लिखना है वो कहाँ लिखना है, इसके बाहर लिखना है।
अब बहुत सारे बच्चे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, मान लो NO3 और यहाँ लिख दिया 2, क्या ये सही है? तो आपका आंसर होगा सही नहीं है। पॉलीएटॉमिक आयन होने की वजह से यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक ब्रैकेट आना जरूरी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर 2, 3, 4 इन सब नंबर के अलावा अगर कभी 1 हो, क्या हो इसकी जगह बच्चों? 1, कि NO3 हो, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ सोडियम नाइट्रेट। क्या एग्जांपल लिया बच्चों हमने? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए हम क्या देखेंगे? सोडियम इज Na, नाइट्रेट इज NO3 और इसका फॉर्मूला यही होता है NaNO3। अब यहाँ पे 1 नंबर होता है, कितना होता है? यहाँ पे 1 होता है। अभी हम सीखेंगे कि यहाँ पर 1 कैसे आ रहा है, बट एक बार आप समझो कि ये अगर 1 है तो अगर आप ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे ना तो भी इट्स फाइन, ये 1 क्योंकि आपको एक्चुअल में लिखना नहीं होता है। बट वहीं अगर 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर आ जाता है तो आपको लिखना कंपलसरी हो जाता है। इसका मतलब जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई नंबर है तब तो आपको ब्रैकेट लगा करके वो नंबर लिखना पड़ेगा। बट इन केस 1 आ गया तो आपको वो नंबर लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो ये अपने तीनों रूल्स हो गए कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इन सारे जो केमिकल नेम्स लिखे हैं इन सब का फॉर्मूला हम लिखने का ट्राई करेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? H। फिर उसके बाद में क्लोरीन, उसका सिंबल क्या होता है यहाँ पे? Cl। L कैसा आना चाहिए? स्मॉल आना चाहिए। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। Cl पे कितना होता है? -1। अब इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? HCl। सेकेंड देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? H। सल्फाइड का कितना होता है? S। चार्ज कितना होगा H पे? +1। IDE आ रहा है मतलब कितना होगा? -2। इसके बाद क्या करना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? H2S मिल जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Mg। क्लोराइड का यही जो सेम चल रहा है Cl। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना पड़ा है अपन ने? +2, तो कितना लिख देंगे? +2। Cl पे कितना होता है? -1, तो लिख दिया -1। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों यहाँ पे MgCl2। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप बताओगे अल्यूमिनियम का सिंबल क्या लिखते हैं? Al। L अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो ये गलत है, अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो भी गलत है। करेक्ट सिंबल कौन सा है? Al, ये इसका करेक्ट सिंबल है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्साइड फॉर्म में तो क्या लिख देंगे? O। एल्यूमिनियम पे आ जाएगा +3 चार्ज और ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्मूला मिल जाएगा हमें यहाँ से? Al2, 2 जाएगा यहाँ पर और 3 कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास में। तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों इसका Al2O3। अब बात आती है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम का बात करूँ क्या सिंबल होता है? तो आप बोलेंगे मैम इसका होता है NH4। क्लोराइड का कितना होता है? Cl, ठीक है। इसके बाद में अमोनियम पे चार्ज कितना देखते हैं? +1। क्लोरीन पे कितना चार्ज आता है? -1, ठीक है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 और 1 है तो क्या कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो कैसे लिख देंगे? NH4 और यहाँ आ जाएगा आपका Cl। अगर ये नंबर मान लो 1 के अलावा कुछ हो तो हमें यहाँ पे ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होता है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तब तो हम यही फॉर्मूला लिख रहे हैं। बट अगर ये 2, 3 ऐसा कुछ नंबर होता तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ता बच्चों? ब्रैकेट लगाना पड़ता, रूल नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। आप बताओ सोडियम का सिंबल क्या लिख सकती हूँ? Na। कार्बोनेट का सिंबल क्या लिख सकते हैं? CO3, ठीक है। सोडियम जो है इस पे वैलेंसी कितनी होती है, मतलब इसका चार्ज कितना होता है? +1। कार्बोनेट की बात करें तो चार्ज कितना होता है बच्चों? -2। अब क्या करूँ इसके बाद में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? बन जाएगा यहाँ पे Na2CO3। CO3 वापस एक पॉलीएटॉमिक आयन है, बट क्या यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्या? तो आप बोलोगे कि मैम नहीं है क्योंकि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे
कि कोई भी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चंस भी आता है बहुत बार कि मैम Na पे भी तो ब्रैकेट लगाना चाहिए था। Na पे नहीं लगा सकते आप ब्रैकेट, क्योंकि ये जो Na है ये आपका एक एलिमेंट है। क्या है? खुद ही एक एलिमेंट है। इसके अंदर कोई और टाइप के एलिमेंट नहीं मिक्स्ड है। जबकि कार्बोनेट के अंदर क्या हो रहा है? कार्बोनेट के अंदर कार्बन भी है, उसी के साथ साथ एक और क्या है बच्चों? ऑक्सीजन भी है। इसलिए यहाँ पर कुछ और नंबर होता तो हम ब्रैकेट लगा देते। इसके बाद बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की। बताओ अमोनियम सल्फेट का कैसे लिखेंगे? अमोनियम का कितना रहता है अपना? NH4 सिंबल रहता है। सल्फेट का कितना रहता है बच्चों? SO4 रहता है। NH4 पे बात करूँ तो चार्ज कितना आता है? +1। सल्फेट का बोलूँ तो चार्ज कितना आता है बच्चों? -2। अब क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो बताओ कैसे लिखेंगे अब इसको अपन यहाँ पे? अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखो, सबसे पहले लिखा NH4। NH4 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? सल्फेट से। सल्फेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? SO4। तो ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला बन गया अपना यहाँ पे? अमोनियम सल्फेट का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो गिवन हमें नेम्स रहते हैं उनके हम केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, उसके बाद में अपन इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आई होप एक बार आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, तो एक बार आप चेक करना कि क्या क्या आपने इनके आंसर्स करे। सबसे फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पे Na2O। सेकेंड आता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पे Na2S। जब अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों यहाँ पे AlCl3। बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे MgOH2। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपने 2 इसी तरीके से लगाया हो, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलीएटॉमिक आयन आ रहा है। इसके बाद हमें इन सब के नेम लिखने। यहाँ क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि आपको केमिकल फॉर्मूला तो ऑलरेडी दे दिया, आपको इनके केमिकल नेम लिखने। तो आइए देखते हैं क्या क्या नेम है। सबसे पहले Al किसका सिंबल होता है? एल्यूमिनियम का, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। और देखो SO4, अब नहीं समझ में आ रहा कि SO4 कौन सा है, तो देखो SO4 अपना एक ही था, वो क्या था? सल्फेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? एल्यूमिनियम सल्फेट। जब बात आती है सेकेंड CaCl2, तो देखो यहाँ जो 2 आ रहा है ना, वो कहाँ से उठ के आया होगा? कैल्शियम के ऊपर से उठ के आया होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं K2SO4। K किसका सिंबल होता है बच्चों? पोटेशियम का, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम प्लस, यहाँ पे क्या होगा साथ में? SO4 वापस से सेम रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे KNO3। KNO3 किसका नाम होगा यहाँ पे? K हो जाता है बच्चों पोटेशियम और NO3 क्या हो जाता है? नाइट्रेट। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं CaCO3। ठीक है, Ca किसका नाम होता है? कैल्शियम का। याद करो CO3 किसके लिए बताया था? CO3 अपन ने बात करी थी पॉलीएटॉमिक आयन, और वो क्या होता है अपना? कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा अपना? कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ने सॉल्व किए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ हम पढ़ेंगे अब मॉलिक्यूलर मास और एक और पढ़ेंगे फार्मूला यूनिट मास। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास के बारे में कि अगर मुझे किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना है तो मैं क्या निकालूंगी? एटॉमिक मास। और जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमने कार्बन को तो फिक्स कर दिया था और इसके रिस्पेक्ट में निकाला कि कौन एटम कार्बन से कितने टाइम्स हैवी है या फिर लाइट वेट है। तो ये हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। और एटॉमिक मास की यूनिट होती है बच्चों U, जिसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास।
मान लो मुझे कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया और मुझे उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स का मास निकालना है, तो कौन सा मास निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास का क्या फार्मूला होता है, एक बार वो देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उन सब एटम्स के मासेस का सम ही क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लेते हैं H2O, हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, बट यहाँ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या कर देंगे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 2 + 16 एंड दैट इज इक्वल्स टू 18U, मतलब 18U किसका मास हो जाएगा यहाँ पे? H2O का मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड आता है बच्चों HNO3, तो देखो हाइड्रोजन कितना है? 1, तो कितना लिख देंगे 1, फिर नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 40, नाइट्रोजन का एटम कितना प्रेजेंट है? 1, तो क्या आ जाएगा 1 + 14 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16, कितना एटम्स प्रेजेंट है? 3, तो कितना आ जाएगा × 3, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 1 + 14 + 48, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 63, कितना आ जाएगा ये आपका यहाँ पे 63U, मतलब 63 यूनिफाइड मास इज द यूनिट ऑफ HNO3। अब बात करते हैं O2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितने प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर? 2, तो × 2 दैट इज इक्वल्स टू 32U। बात आती है Cl2 की, तो कितने क्लोरीन प्रेजेंट है? 2, क्लोरीन का मास कितना होता है एक एटम का? 35.5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? 71U के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है बच्चों NH3 की, एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, अभी देखा था हमने, ये रहा, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, हाइड्रोजन प्रेजेंट कितने हैं? 3, तो इनटू क्या कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 17U। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मास जब भी आप निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट सारी जगह कितनी लेके चलनी है बच्चों? अपने को U ही लेके चलनी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम है, ऐसे जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए आता है कि जहाँ पर भी आयन्स आ जाते हैं, अगर आयन आ गए तो उसका नाम क्या कर दिया बच्चों हमने यहाँ पे? फॉर्मूला यूनिट मास। कैसे वो देखते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ NaCl, तो NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Na+ और Cl-, दोनों ही क्या है बच्चों यहाँ पर? आयन्स है, और आयन्स होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर? फॉर्मूला यूनिट मास। अब जैसे देखते हैं NaCl का मास कितना होगा, तो Na का मास होता है आपका 23 और Cl का होता है 35.5, तो ये मास आ जाएगा आपका यहाँ पे 58.5U, मतलब सेम हमने वैसे निकाला जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, बस आयन्स आने की वजह से इसका नाम क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? फॉर्मूला यूनिट मास। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल अपना CaCl2, ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है? 40, तो कितना लिख देंगे 40, एक ही एटम प्रेजेंट है, प्लस Cl का कितना होता है बच्चों? 35.5, तो कितना लिख देंगे 35.5, पर Cl प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पर? 2 प्रेजेंट है, तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 35.5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 71, तो दिस इज इक्वल्स टू 111U। दिस इज द मास ऑफ CaCl2। ये क्या निकल गया? CaCl2 का फॉर्मूला यूनिट मास निकल गया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों मोलर मास के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोलर मास के बारे में। मोलर मास का मतलब होता है कि हम किसी भी मास को ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो किस में मेजर किया था? U में। मॉलिक्यूलर मास को बात करूँ तो किस में मेजर किया था? U में। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। पर जब मैं यहाँ पे मोलर मास की बात कर रही हूँ तो देखो, जब भी आप मोलर मास फाइंड आउट करने वाले हो तो आपको एक टर्म यूज में लेनी है, वो होती है यहाँ पर मोल। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप इतना से समझ सकते हैं कि जब भी मैं मोल की बात करूंगी तो जो भी एटम का मास होगा वो किस में काम आएगा बच्चों? ग्राम्स में आएगा। ये क्यों ले रहे हैं हम ग्राम्स में, ये मैं अभी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मोल कंसेप्ट, वहाँ मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपने एटॉमिक मास निकाला या फिर मॉलिक्यूलर मास निकाला, सबके अंदर आपने यूनिट क्या काम में लिए बच्चों?
U काम में लिए। जैसे ही मैं इसको ग्राम से रिप्लेस कर देती हूँ, मान लो कि हाइड्रोजन का मास हमें कितना पता है, 1 यूनिफाइड मास होता है, तो क्या बोलेंगे कि अगर मैं इसको ग्राम्स में रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये एक मोलर मास बन जाएगा। सेम इज फॉर द ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का मास 16U होता है, अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूं तो ग्राम्स में ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे इट विल बिकम द मोलर मास। तो आ रहा है समझ में मोलर मास क्या होता है। मोलर मास की यूनिट क्या रहती है हमारी, ग्राम्स रहती है। तो आइए हम स्टेटमेंट देखते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट है उसका 1 मोल जो होगा, 1 मोल का जो मास होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। फॉर दिस वी टेक द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हम एक एलिमेंट का क्या लेते हैं, एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का मान लो हमने एटॉमिक मास लिया, वो किसके इक्वल है, 1U के इक्वल है, एंड विच गिव्स द मास इन द U, और ये मास हमें किस यूनिट में देता है, U के अंदर देता है। पर जब हम बात करते हैं मोलर मास की, मोलर मास की बात करें तो हमने U को किससे रिप्लेस कर दिया, ग्राम से। वी चेंज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास फ्रॉम U टू G, तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसको U से किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करूँ तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल एटम होंगे एज पर द डेफिनेशन। 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितने मोल एटम होंगे, 1 मोल एटम। जैसे कि आपने देखा था कि बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन अगर मैं लेती हूँ तो उसके अंदर एटम्स कितने होंगे बच्चों, 1 मोल एटम होंगे। ठीक है, सेम मतलब हर किसी भी एलिमेंट का मास ले लो यहाँ पे, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक फॉर्म में उसका जो मास होगा दैट इज इक्वल्स टू द 1 मोल ऑफ दैट एटम। तो ये लेक्चर बच्चों हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद में मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।